नमस्ते सर। द हंटर तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर 28 फरवरी 2026 में शुरू हुआ यह युद्ध ईरान, अमेरिका और इजराइल का अब 5 से 6 हफ्ते पूरे कर चुका है। आप एक अनुभवी ब्रिगेडियर के नज़रिए से बताइए, यह युद्ध पिछले गल्फ वार या इजराइल ईरान टेंशन में कितना अलग है? दोनों तरफ की एयर पावर और मिसाइल पावर की तुलना में शुरुआती आकलन क्या है? सर मेरा पहला प्रश्न है कि सर 3 अप्रैल को ईरान की एयर डिफेंस ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल और A-10 थांडरबोल्ट के मार गिराया। 20 साल बाद पहली बार दुश्मन की फायरिंग से अमेरिकी मैनेड फाइटर जेट डाउन हुए। क्या यह अमेरिका की ओवर कॉन्फिडेंस या ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी काफ़ी है? ना तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ना ये बताता है कि जो ईरान का जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत प्रभावी है। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ जब वो ऑपरेशन हुआ ईरान के अंदर, अमेरिका ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, एक विशेष परिस्थिति इसमें बनी क्योंकि जो ऑपरेशन अमेरिका ने किया, एक जहाज़ वहाँ से गुज़र रहा था और ईरान ने उसको मार गिराया। और मार गिराना भी ना तो कोई एक विशेष सफलता है और ना ही कोई विशेष लॉस है। जहाँ हजारों सॉटीज़ उड़ रही हों, आज का यदि स्केल हम देखें कि 10,000 से ज़्यादा तक की जो है सॉटीज़ अमेरिका ले चुका है इस युद्ध में, और एक एयरक्राफ्ट कुछ दिन पहले उनका गिरा था और अभी यहाँ गिरने की खबर आई थी एक एयरक्राफ्ट की। ये परसेंटेज बहुत कम है। युद्ध जब होते हैं तो बहुत नुकसान होता है, दोनों तरफ का नुकसान होता है। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर युद्ध का जो ये मोड आया है, इस मोड में जो लॉसेस हुए हैं वो लॉसेस भले ही ऐसा लगता है कि अमेरिका के बहुत लॉस हो गए, 2 हेलीकॉप्टर गिर गए, 2 एयरक्राफ्ट गिर गए, पायलट उनके नीचे आ गए, लेकिन यदि हम कुल मिलाकर के देखें तो शुरुआत वहीं से हुई कि उनका एयरक्राफ्ट बाय चांस इन्होंने गिरा दिया। और ये अमेरिका को मंजूर नहीं था कि जब एयरक्राफ्ट गिरा तो स्वाभाविक है कि उसमें 2 पायलट थे, दोनों को इजेक्ट करना पड़ा। और इजेक्ट करना पड़ा तो जिस ग्राउंड पर वो जहाज़ जा रहा था, एयरक्राफ्ट जा रहा था, वहीं कहीं उन्होंने लैंड किया। और ये किसी भी देश की जो प्रोफेशनल सेनाएं हैं उनके लिए प्रेस्टीज का इशू होता है कि उनका सैनिक और उनका पायलट, उनके अधिकारी दुश्मन के कब्जे में ना आए। और उन्होंने इस ऑपरेशन को इस तरह से लिया कि नुकसान कितना ही हो जाए लेकिन हमारा सैनिक वापस आना चाहिए। वो उन्होंने किया और सफलता के साथ किया। इसमें एक ये छोटा सा ऑपरेशन था, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं था, लेकिन इसमें यदि हम कुछ निष्कर्ष निकालना चाहें तो निष्कर्ष यही है कि जब हम युद्ध में जाते हैं तो कुछ ऐसे क्षण आते हैं, उन क्षण से बाहर निकलने के लिए हम नुकसान नहीं देखते बल्कि ये देखते हैं कि हमारा सैनिक हमारे हाथों से ना जाए, क्योंकि यदि हमारा सैनिक दुश्मन के कब्जे में आ जाएगा तो उससे हमें बहुत ज़्यादा, कई गुना नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। हमें कितना ही भी यदि खर्चा उठाना पड़े तो हमें अपना सैनिक, हमारा अपना अधिकारी, अपने पायलट हमें सुरक्षित वापस चाहिए होते हैं। ये किसी भी प्रोफेशनल आर्मी का यही अंदाज होता है और वही अंदाज यहाँ अमेरिका ने दिखाया है। मेरा दूसरा प्रश्न है सर, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, नातांज जैसे अनेक साइट्स पर हमले किए हैं। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, स्टील फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले किए हैं। ईरान के लगभग 6,000 प्लस सैनिक मारे गए और लगभग 1,900 प्लस सिविलियंस मारे गए। 190 प्लस मिसाइल लॉन्चर्स और 150 प्लस नेवल वेसल्स नष्ट हो गए। क्या ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस क्षमता अभी काफ़ी कमज़ोर हो गई है? देखिए, आपने बहुत आंकड़े मुझे गिनाए कि कितने सैनिक मारे गए, कितना इक्विपमेंट जो है वो नष्ट कर दिया गया।
और इससे देखिए, कोई भी जब लड़ाई होती है, कोई भी इस लेवल की वार होती है, तो उसमें नुकसान होते हैं, दोनों पक्षों को होते हैं। और असली नुकसान तो कॉमन जनता का है। इसमें मैं यदि एक पक्ष की लेकर के बात करूं, अमेरिका की ही बात करूं, हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि उसके एयरक्राफ्ट गिर गए, उसके जो है काफ़ी नुकसान हो गया, हर दिन 1 बिलियन से ज़्यादा वो इस वार पे खर्च कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यदि देखा जाए तो अमेरिका कुल मिलाकर के इतना खर्चा करने के बावजूद भी मुनाफे की लड़ाई लड़ रहा है, लाभ की लड़ाई लड़ रहा है। अब आप पूछोगे मुझे कि भाई इसमें वार में हर रोज़ 1 बिलियन से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फिर ये लाभ की लड़ाई अमेरिका के लिए कहाँ से हो गई? लाभ की लड़ाई इसलिए हो गई कि अमेरिका का हमेशा रुख होता है वो कहीं ना कहीं है। मैंने आपको पहले भी बातचीत करते हुए बताया था कि इस बार अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसा है जो प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन है। वो 2 कैप पहनता है, वो हर चीज़ में मुनाफा देखता है। जहाँ तक मुनाफा देखने की बात है, मुनाफा नंबर 1 सबसे पहले तो उसने जो बेस अपने गल्फ कंट्रीज़ में बना रखे हैं, उसको मालूम था कि जब ईरान के ऊपर अटैक होगा तो ईरान अपना रिटेलिएशन इन बेसिस पर करेगा और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उसमें उसका गुस्सा निकल करके आएगा। और अमेरिका ने जानबूझ के कोई रिएक्शन नहीं किया। इसके पीछे उसकी क्या इंटेंशन है? इंटेंशन यही है कि जब ये लड़ाई समाप्त होगी तो समाप्त होने के बाद ये जितने गल्फ कंट्रीज़ के, चाहे वो सऊदी अरबिया है, चाहे वो बहरीन है, चाहे वो कतार है, UAE है, ये सारी अपनी सुरक्षा अब प्रबल करेंगे, मजबूत करेंगे। और वो सुरक्षा मजबूत कैसे होगी? वो सुरक्षा मजबूत होगी, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर कौन है? USA। वो डिफेंस एक्सपोर्टर है, सारा सामान उनके पास है, ये खरीद के किससे लाएंगे? अमेरिका से। दूसरी बात ये कि जब लड़ाई में इतना नुकसान होता है तो लड़ाई के बाद एक फेज आता है रिकंस्ट्रक्शन का। रिकंस्ट्रक्शन में जो रिकंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां हैं वो यहाँ पूरे एरिया में कूद करके आएंगी अमेरिका की, और वो वहाँ से भी मुनाफा कमाएंगे। आपने देखा होगा अभी जब गाज़ा पर अटैक किया था इजराइल ने, और वहाँ पर जब इजराइल और अमेरिका दोनों ने पिछली बार ईरान पर अटैक कर दिया था जून के महीने में, तो उसके बाद एक प्रपोजल लेके आए थे वर्ल्ड को ड्रामा करने के लिए। ईरान इजराइल के प्रधानमंत्री से क्षमा तो मंगवा दी, लेकिन उसके पीछे भी ये भी था कि यहाँ पर थोड़ी शांति हो जाए वरना ईरान रिटेलिएट करेगा। और शांति के पीछे ये था कि उसने वहाँ पर एक पीस फोर्स बनाने की बात कर दी और पीस फोर्स के लिए मेंबरशिप लाने की बात कर दी। 2-2 बिलियन पैसा ले लिया जो उस पीस फोर्स के मेंबर बनेंगे। पैसे देंगे वो मेंबर कंट्रीज जो पीस फोर्स के मेंबर बन रहे हैं, और वहाँ का डेवलपमेंट का मुनाफा कमाएगा अमेरिका। तो इतने सारे, और यहाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस युद्ध में उतरने के बाद यदि ईरान के हाथ से वहाँ की सत्ता निकलती है और रिजीम चेंज होता है, या उनका इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि वो गल्फ को या पर्शियन गल्फ को संभाल नहीं पाते, तो होगा क्या? इस क्षेत्र पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का होगा, और जितने भी ईरान के असेट्स हैं, ऑयल असेट्स हैं या दूसरे असेट्स हैं, उनका कब्जा अमेरिका के ऊपर होगा। वेनेजुएला में क्या हो रहा है? वेनेजुएला में भी यही हो रहा है। वहाँ पर जाके माडुरो को वो अरेस्ट करके ले आए, और माडुरो की जो वाइस प्रेसिडेंट थी उसको वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया। अब आधे रिसोर्स बांटने की बात हो रही है कि जितना ऑयल निकलेगा बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा अगला प्रश्न है कि ट्रंप ने चेतावनी दी है अगर 6-7 अप्रैल को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला तो पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। सर क्या अमेरिका अब ईरान के पावर प्लांट और ब्रिजेस पर बड़े हमले कर सकता है? इसका ग्लोबल ऑयल प्राइस या क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है सर? मुकेश देखिए, जब युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध के डोमेन, कई सारे डोमेन होते हैं। एक डोमेन युद्ध का ये है जो सैनिकों के बीच लड़ा जाता है,
दूसरा डोमेन ये है जो सैनिक दूर रहते हुए युद्ध के संसाधनों से जो लड़ा जाता है, जिसमें एयरक्राफ्ट होते हैं, मिसाइल्स होती है, आप फौज आगे नहीं आती है, सैनिक आगे नहीं आते हैं, लेकिन आपके पास हथियार इतने ज़बरदस्त हैं कि उन्हीं का इस्तेमाल करके आप युद्ध लड़ते हैं। तीसरा डोमेन ये है कि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है, उस साइकोलॉजिकल वारफेयर से आप लड़ाई लड़ते हैं। आप पिछले 5-6 हफ्ते को देखो तो जो ट्रंप के बयान हैं, वो बयान जो है वो साइकोलॉजिकल वारफेयर से रिलेटेड है। वो कभी ऐसा बयान देता है कि जैसे युद्ध की तरफ जा रहा है, और वो उसके पीछे उसका एम होता है कि हम जो दुश्मन कंट्री है उसके मोराल को डाउन कर दें। कभी उसका स्टेटमेंट होता है कि वो युद्ध से हट रहा है, शांति की तरफ जा रहा है। उसका ये एम होता है कि दुश्मन ये समझ ले कि अब हमारे पास अटैक नहीं आने वाला है, अब शांति का टाइम आने वाला है, पीस का टाइम आने वाला है, हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है, तो वो सुस्त पड़ जाए और वो ठंडा होकर के अपने आराम करने लगे। क्योंकि युद्ध का टाइम लंबा, जब युद्ध चलता है तो उसका फटीग होता है, और हर देश और हर सेना ऐसे मौके ढूंढती है कि कोई शांति का टाइम मिले तो रेस्ट का टाइम मिले। अब ये जो सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि 6 और 7 अप्रैल तक हरमुज खुल जाए, वरना तो हम पार पर अटैक करेंगे, हम तुम्हारे ब्रिजेस को तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल वारफेयर है। क्योंकि ट्रंप को भी पता है और ईरान को भी पता है, और ईरान ने भी इस तरह का जवाब उनको दे रखा है कि ठीक है, तुम पावर प्लांट्स पर हमारे अटैक कर दीजिए, आप हमारे ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर को कर दीजिए। हमने भी आइडेंटिफाई कर लिए 8 से 10 ब्रिज गल्फ कंट्रीज में, और हम उनको बर्बाद कर देंगे। होगा क्या कि आप हमें ज़मीन पे लाने की कोशिश करेंगे, धूल में मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे, हम आप जो जहां आपके बेसेज हैं, जो कंट्रीज आपका साथ दे रहे हैं, हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला देंगे। साथ साथ आप हमारे पार उसको अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है इनके डिसैलिनेशन प्लांट, हम इनको प्यासा मार देंगे, इनके पास पीने का पानी नहीं होगा। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं, और ये पूरा रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के सिवा एक समुद्र का पानी है, और समुद्र का पानी खारा पानी है, उसको जब तक डिसैलिनेट ना किया जाए वो पीने के योग्य नहीं है। और ऐसी स्थिति यदि आती है तो पूरा गल्फ के अंदर त्राही मचने की स्थिति होगी। ना तो वो गल्फ कंट्रीज़ के हित में है, ना वो अमेरिका के हित में है। क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पर पुलों पर अटैक होंगे, पार यूनिट्स पर अटैक होंगे, तो फिर आप समझते हो कि क्या जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पर अटैक नहीं होंगे? क्या आप समझते हो कि उनके जो ये डिसैलिनेशन प्लांट है उन पर अटैक नहीं होंगे? क्या आप समझते हो कि क्या जो गैस के प्लांट्स हैं उन पर अटैक नहीं होंगे? तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। यहाँ पर अमेरिका फेल हो जाएगा। जो वो प्लान लेकर के चल रहे हैं कि हमने यहाँ जाना है, तो उनका एक ही मकसद है। बाकी कहने के लिए बहुत सारे मकसद हैं कि भाई वहाँ पर रिजीम चेंज होना चाहिए, वहाँ पर न्यूक्लियर वो नहीं होने चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट तो यही है कि जब ये इनका शासन परिवर्तन होगा तो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पर कंट्रोल मेरा होगा, तो वो सारी प्लान फेल हो जाएगी। बिल्कुल सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अंत में क्या यह युद्ध और भी बढ़ सकता है या जल्दी कोई डील हो सकती है? आम भारतीय दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे? क्या इस स्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और यह युद्ध किसी भी को जीत नहीं लाता, सिर्फ मौत और तबाही लाता है। आपकी शांति की कामना क्या है सर? मुकेश जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी युद्ध में जीत किसी की नहीं होती। जो जीतने वाला, जो जिसको हम कहते हैं कि हाँ, जो देश ये सोचता है कि मैं जीत गया, उसकी भी हार है। जो हार गया वो तो हार ही गया। क्योंकि युद्ध में यदि हारता है तो मानवता हारती है, और यही इस युद्ध में हो रहा है। जिस तरह का डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। क्योंकि इस युद्ध में यदि पैरामीटर्स हम लेकर के चलें, जिस तरह से ट्रंप की सोच है,
उन पैरामीटर्स को यदि ट्रंप लेके चल रहे हैं कि वो उनका अचीव कर लेंगे तो वो जीत जाएंगे, तो वो उनके परिभाषा के अनुसार जीत जाएंगे। लेकिन मानवता में ट्रंप एक हार के तौर पर याद किए जाएंगे, वो जीते हुए नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इस युद्ध के दौरान जितना कष्ट, जितना पेन वो विश्व की जनता को दे करके जाएंगे, वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। इसलिए जो भारत की सोच है, वही सोच हमें इस तरह की परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। और विश्व का मंत्र यही है, वसुधैव कुटुंबकम। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसी हमारी धारणाएं रही हैं, हमारी संस्कृति की धारणा रही है कि विश्व पूरा हमारा परिवार है। हम अपने हित के लिए काम करते हैं, लेकिन हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, हमसे भी हमारा समय समय पर चेंजेस आते रहते हैं। एक समय था जब हम नॉन अलाइंड की बात करते थे कि हम किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं, हम अपना इंडिपेंडेंट वो रखेंगे। लेकिन अब क्षण आ गया है और हम वो होते हुए देख रहे हैं कि हम जुड़ेंगे और मल्टीलेटरल होकर के जुड़ेंगे, एक से नहीं जुड़ेंगे। हम अलग अलग तरीके से हम देखेंगे कि कहाँ से हमारा फ़ायदा है, कहाँ से जो है भारत का हित होने वाला है। हम जहाँ से भारत का हित होगा उस देश से हम दोस्ती करेंगे। और हम ये नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि इस दोस्ती से हमारा हित है, और हमारे हित से यदि किसी विश्व के किसी कंट्रीज का कोई हित हो सकता है तो वो हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। द हंटर तक की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।